नमस्कार विद्यार्थियों। तो अपन पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, जो पाठ है आपका भूगोल की पाठ्य पुस्तक से। उसमें आपका जो लास्ट टॉपिक है वो चल रहा था ऊर्जा की परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के जो परंपरागत जो स्रोत हैं उनमें आपने कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, इसके बारे में आपने अध्ययन किया। तो ऊर्जा के जो परंपरागत जो स्रोत हैं उसमें जो आपका अंतिम जो ऊर्जा का परंपरागत जो स्रोत है वो बचता है परमाणु एवं अणु ऊर्जा। और इसके बाद हम इसी वीडियो में आगे अध्ययन करेंगे जो ऊर्जा के गैर परंपरागत जो स्रोत हैं उनके बारे में। तो क्लास 10 अध्याय 5 ऊर्जा एवं खनिज संसाधन एवं खनिज संसाधन। तो इसी लेसन से हम जो चर्चा करेंगे परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा, परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा। तो देखिए परमाणु जो ऊर्जा है, देखिए परमाणु तथा आणविक ऊर्जा तथा आणविक ऊर्जा परमाणुओं की संरचना आणविक तथा परमाणु ऊर्जा, या हम कह सकते हैं परमाणु बोल दो या अपन इसको अणु बोल सकते हैं। अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त की जाती है, को बदलने से प्राप्त की जाती है। तो देखिए आणविक या परमाणु जो ऊर्जा है, ये अणुओं की जो संरचना है इसको हम चेंज कर देंगे, तब इस प्रकार की ऊर्जा हमारे को क्या होती है, प्राप्त होती है। जब ऐसा परिवर्तन किया जाता है, जब ऐसा परिवर्तन किया जाता है, देखिए कि जब ऐसा परिवर्तन किया जाता है तो ऊष्मा के रूप में, तो ऊष्मा के रूप में काफी ऊर्जा विमुक्त होती है, काफी ऊर्जा विमुक्त होती है और इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न में किया जाता है। इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न में किया जाता है। इसका उपयोग है जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न में किया जाता है। अब देखिए कि जो अंतिम जो ऊर्जा का जो परंपरागत जो स्रोत है उसमें आता है परमाणु तथा आणविक ऊर्जा। तो परमाणु तथा आणविक ऊर्जा
जो अणु होते हैं उनकी संरचना से बदलने से क्या होती है, ये प्राप्त होती है। जब कोई अणु की संरचना बदलने से कोई ऐसा कोई परिवर्तन किया जाता है तो ऊष्मा के रूप में हमारे को काफी ऊर्जा क्या होती है, प्राप्त होती है। और फिर जो परमाणु जो ऊर्जा होती है उसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है, या हम कह सकते हैं बिजली बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। एक अणु में कई टन कोयले की जितनी ऊर्जा क्या होती है, एक अंश जो अणु होता है उसमें कई टन कोयले की ऊर्जा क्या हो सकती है, प्राप्त हो सकती है। अब अपन बात करते हैं कि भारत में परमाणु व आणविक ऊर्जा के भंडार, परमाणु व आणविक ऊर्जा के भंडार। तो देखिए हम चर्चा करते हैं कि परमाणु व आणविक जो ऊर्जा के जो भंडार है वो कहाँ कहाँ है। तो देखिए कि जो यूरेनियम और थोरियम, यूरेनियम और थोरियम के भंडार झारखंड, यूरेनियम और थोरियम के जो भंडार हैं वो झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में पाए जाते हैं। तो देखिए कि भारत के अंदर यूरेनियम और थोरियम के भंडार ज्यादातर झारखंड और राजस्थान की जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसमें पाए जाते हैं, और इनका प्रयोग परमाणु और आणविक ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। इनका उपयोग परमाणु व आणविक ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो देखिए कि केरल में, केरल की रेत में, केरल की जो रेत है मोनोजाइट में थोरियम पाया जाता है, थोरियम पाया जाता है। जो केरल की मोनोजाइट जो रेत है उसमें थोरियम पाया जाता है। तो ये है परमाणु और ऊर्जा, आणविक ऊर्जा। तो देखिए आप एक बार इसको उतार लीजिए कि परमाणु तथा आणविक ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त की जाती है। जब ऐसा कोई परिवर्तन किया जाता है तो ऊष्मा के रूप में हमारे को काफी ऊर्जा क्या होती है, प्राप्त होती है। और फिर इस ऊर्जा का जो उपयोग है वो हम बिजली बनाने में करते हैं या विद्युत उत्पादन में करते हैं। परमाणु व आणविक ऊर्जा के जो भंडार हैं भारत के अंदर, यूरेनियम और जो थोरियम के भंडार हैं वो झारखंड और राजस्थान की जो अरावली पर्वत श्रृंखलाएं हैं वहाँ पाए जाते हैं, और इनका उपयोग परमाणु व आणविक ऊर्जा उत्पादन में भी किया जाता है। और केरल की रेत में मोनोजाइट में थोरियम भी पाया जाता है। तो एक बार आप इसको उतार लीजिए। इसके बाद में फिर आगे जो ऊर्जा के गैर परंपरागत जो स्रोत हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आप एक बार इसको उतार लीजिए।
तो आपने उतार लिया होगा। इसके बाद देखिए कुछ परमाणु जो ऊर्जा है इससे संबंधित कुछ चीजें हैं जिनको नोट के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए नोट उतार दीजिए नोट्स के रूप में कि परमाणु ऊर्जा के रूप में परमाणु ऊर्जा के रूप में यूरेनियम परमाणु ऊर्जा के रूप में यूरेनियम 338 235 यूरेनियम 338 235 233। इसके बाद में जो प्लूटोनियम है प्लूटोनियम 239 यूरेनियम थोरियम बेरिलियम है जिरकन आदि नामक खनिजों का उपयोग किया जाता है तो देखिए तो परमाणु ऊर्जा खनिजों के रूप में यूरेनियम 338 235 233 प्लूटोनियम 239 यूरेनियम थोरियम बेरिलियम जिरकन आदि खनिजों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में अगर अपन चर्चा करते हैं तो 1 औंस यूरेनियम से देखिए ये भी बता लीजिए आप कि 1 औंस यूरेनियम से 100 मैट्रिक टन यूरेनियम से 100 मैट्रिक टन कोयले के बराबर शक्ति उत्पन्न होती है। कोयले के बराबर शक्ति उत्पन्न होती है। तो देखिए कि 1 औंस अगर यूरेनियम से 100 मैट्रिक टन कोयले के बराबर शक्ति उत्पन्न होती है, इसलिए काफ़ी ये शक्तिशाली है। इसमें ऊष्मा की मात्रा जो ऊर्जा की मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा है। इस कारण ही जो परमाणु हथियार होते हैं अणुबम होते हैं वो विनाशकारी होते हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं कि भारत में जो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन है, एक आप ये भी बता सकते हो कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन
1948 में किया गया। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन 1948 में किया गया। तो देखिए कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का जो गठन है वो कब किया गया, 1948 में, और जिसके द्वारा 17 परमाणु रिएक्टरों की स्थापना की गई। जिसके द्वारा 17 परमाणु रिएक्टरों की स्थापना की गई। तो ये कुछ परमाणु ऊर्जा से संबंधित कुछ चीजें हैं कि परमाणु ऊर्जा के रूप में यूरेनियम 338, 235, 233, प्लूटोनियम 239, यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, जिरकन नामक खनिजों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं कि 1 औंस यूरेनियम में 100 मैट्रिक टन कोयले के बराबर ऊर्जा क्या होती है, उत्पन्न होती है। और भारत में जो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन है वो 1948 में किया गया, जिसके द्वारा भारत के अंदर 17 परमाणु रिएक्टरों की क्या की गई, स्थापना की गई। इसके बाद में हम पढ़ेंगे ऊर्जा के जो गैर परंपरागत जो स्रोत हैं उनके बारे में अपना अध्ययन करेंगे कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं। तो आप एक बार इसको उतार लीजिए। फिर इसके बाद में अपना अध्ययन करेंगे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। देखिए तो ये ऊर्जा के जो परंपरागत जो स्रोत हैं इनमें आपने कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और परमाणु व आणविक ऊर्जा के बारे में पढ़ा। अब पढ़ेंगे अपन ऊर्जा की गैर परंपरागत स्रोत। जो मैं आपको बता चुका हूं कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं। तो हम पढ़ेंगे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। तो देखिए कि हम बात कर रहे हैं कि ऊर्जा के जो गैर परंपरागत जो स्रोत हैं वो क्या है। तो देखिए कि ऊर्जा के वे संसाधन जिनका प्रयोग हम कुछ ही समय से करने लगे हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। और परंपरागत आपने पढ़ा होगा कि ऊर्जा के वे संसाधन जिनका प्रयोग हम पहले से ही करते आ रहे हैं वो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। तो ऊर्जा के जो परंपरागत और जो गैर परंपरागत जो स्रोत हैं उनमें डिफरेंट मैंने आपको बताया था कि उनमें क्या क्या अंतर होता है। तो हम ऊर्जा के जो गैर परंपरागत जो स्रोत हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। ऊर्जा के जो गैर परंपरागत जो स्रोत हैं उनमें आता है नंबर 1 सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तीसरे नंबर पर है बायोगैस, या 3 नंबर पर बायोगैस। इसके बाद में आता है ज्वारीय ऊर्जा, पांचवें नंबर पर आता है भूतापीय ऊर्जा, तो ये जो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोगैस है, ज्वारीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, ये ऊर्जा की गैर परंपरागत क्या है, स्रोत हैं। अब हम जो ऊर्जा के गैर परंपरागत जो स्रोत हैं उनमें
एक एक का अध्ययन हम करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि ऊर्जा के जो गैर परंपरागत जो स्रोत हैं उनमें सौर ऊर्जा की बात करते हैं कि सौर ऊर्जा क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आता है सौर ऊर्जा, जिससे आप अच्छी तरह से परिचित हो कि सौर ऊर्जा सूर्य का जो प्रकाश होती है, ऊष्मा होती है, उससे हमारे को क्या होती है, प्राप्त होती है। तो देखिए, तो सौर ऊर्जा के तो भारत एक उष्णकटिबंधीय है। कि हम भारत की बात करते हैं तो भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, जिस कारण भारत एक उष्णकटिबंधीय क्या है, देश है, जिस कारण यहाँ पर सौर ऊर्जा की जिस कारण यहाँ पर सौर ऊर्जा की असीम संभावनाएं हैं। असीम संभावनाएं। तो क्योंकि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, यहाँ ज्यादातर गर्मी पड़ती है और सूर्य का प्रकाश हमेशा रहता है, तो इस कारण भारत में सौर ऊर्जा की असीम क्या है, संभावनाएं हैं। देखिए, धूप पड़ती है भारत के अंदर, और देखिए कि जो सौर ऊर्जा को है वो विद्युत में कैसे परिवर्तित किया जाता है। तो सौर ऊर्जा को देखिए, फोटोवोल्टाइक तो यहाँ पर अंडरलाइन करना है इसको कि फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी के द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। तो देखिए, तो ये महत्वपूर्ण हो गया कि जो सौर ऊर्जा है, जो सूर्य की धूप से या अपन घाम बोल देते हैं, तो सूर्य की जो धूप होती है उसको फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी तकनीकी के द्वारा सीधे विद्युत में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। और भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा अधिक लोकप्रिय हो रही है, तो देखिए, भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, सौर ऊर्जा अधिक क्या हो रही है, लोकप्रिय हो रही है। और कुछ बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए
जा रहे हैं। कुछ बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र कि कुछ बड़े सौर ऊर्जा जो संयंत्र हैं, तो कुछ बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए जा रहे हैं, तो देखिए, तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा अधिक लोकप्रिय हो रही है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में खुला इलाका होता है और अत्यधिक धूप क्या होती है, प्राप्त होती है। इस कारण वर्तमान में सौर ऊर्जा भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक क्या हो रही है, लोकप्रिय हो रही है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत के विभिन्न भागों में जो बड़े सौर ऊर्जा जो संयंत्र हैं, उनकी क्या की जा रही है, स्थापना की जा रही है। और देखिए, ऐसी अपेक्षा है कि सौर ऊर्जा के प्रयोग से ग्रामीण घरों में उपलों तथा लकड़ी पर निर्भरता को न्यूनतम किया जा सकता है। तो आप एक बार इसको उतार लो। तो देखिए, सौर ऊर्जा, भारत एक उष्णकटिबंधीय क्या है, देश है, जिस कारण यहाँ पर सौर ऊर्जा की असीम क्या है, संभावनाएं है आने वाले समय के लिए। फोटोवोल्टाइक जो तकनीकी है, फोटोवोल्टाइक जो तकनीकी है, प्रौद्योगिकी है, उसके द्वारा धूप को सीधे विद्युत में क्या किया जाता है, बदला जाता है, परिवर्तित किया जाता है। भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ सौर ऊर्जा अत्यधिक क्या हो रही है, लोकप्रिय हो रही है, और बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र देश के विभिन्न भागों में क्या किए जा रहे हैं, स्थापित किए जा रहे हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो नंबर 3 है, जो तीसरे नंबर पर सौर ऊर्जा में ही देखिए कि ऐसी अपेक्षा है कि सौर ऊर्जा के प्रयोग से भारत में ऐसी अपेक्षा है कि सौर ऊर्जा के प्रयोग से ग्रामीण घरों में उपलों तथा लकड़ी पर निर्भरता को कम किया जा सकता है। ग्रामीण इलाकों में लकड़ी तथा उपले की निर्भरता को कम किया जा सकता है। और देखिए, और यह पर्यावरण के अनुकूल है, जो कृषि है, यह पर्यावरण के क्या है, अनुकूल है, और कृषि में भी खाद्य की पर्याप्त आपूर्ति होगी। जो कृषि में भी खाद्य की
पर्याप्त आपूर्ति करेगा। पर्याप्त आपूर्ति करेगी। इसके बाद देखिए कि ऊर्जा की जो गैर परंपरागत जो स्रोतों की अपन चर्चा कर रहे थे, तो सौर ऊर्जा के बारे में आपने पढ़ा कि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। इस कारण भारत के अंदर सौर ऊर्जा की असीम क्या है संभावना है। और फोटोवोल्टाइक जो तकनीकी है, फोटोवोल्टाइक तकनीकी के माध्यम से धूप को सीधी विद्युत में परिवर्तित किया जा सकता है। भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में काफी तेजी से धूप पड़ती है। इस कारण सौर ऊर्जा ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रिय होती जा रही है और देश के कई बड़े क्षेत्रों में बड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों की क्या की जा रही है, स्थापना की जा रही है। इसके बाद देखिए ऐसी अपेक्षा है कि सौर ऊर्जा के प्रयोग से ग्रामीण इलाकों में जो लकड़ी और उपले जो ईंधन के रूप में हम काम में लेते हैं, इन पर निर्भरता को कम किया जा सकता है। सौर ऊर्जा से पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है, तो पर्यावरण की क्या है ये अनुकूल है। और कृषि के क्षेत्र में भी हमें इसका प्रयोग किया जा सकता है, सिंचाई के रूप में विद्युत उत्पादन करके। तो खाद्य आपूर्ति है उसको भी क्या देगी, बढ़ावा देगी। तो एक बार आप इसको उतार करके इसके नेक्स्ट बाद जो दूसरी है सौर ऊर्जा के बाद में हम ऊर्जा के जो गैर परंपरागत जो स्रोत हैं उन्हीं में पढ़ रहे हैं अपन, पवन ऊर्जा। तो 2 नंबर पर आप टॉपिक डालिए पवन ऊर्जा। तो जो दूसरे नंबर पर ऊर्जा का जो गैर परंपरागत स्रोत है वो है पवन ऊर्जा। और पवन ऊर्जा से भी आप अच्छी तरह से परिचित हैं। जो हवा है इससे पवन चक्कियों के माध्यम से ये ऊर्जा क्या की जाती है, प्रयोग की जाती है। देखिए कि पवन ऊर्जा पवन चक्कियों के माध्यम से पवन ऊर्जा पवन चक्कियों के माध्यम से प्राप्त की जाती है। पवन ऊर्जा पवन चक्कियों के माध्यम से क्या की जाती है, प्राप्त की जाती है। और भारत में पवन ऊर्जा की असीम संभावनाएं हैं। भारत में पवन ऊर्जा की असीम क्या है, संभावनाएं हैं। तो पवन ऊर्जा है वो पवन चक्कियों के माध्यम से प्राप्त की जाती है। आपने देखा भी होगा जो पहाड़ी इलाके होते हैं जहाँ तेज हवाएं चलती हैं वहाँ पर पवन चक्कियाँ लगा दी जाती हैं और पवन चक्कियों के माध्यम से पवन ऊर्जा क्या की जाती है, प्राप्त की जाती है। सौर ऊर्जा की तरह भारत में भी पवन ऊर्जा की असीम क्या है, संभावनाएं हैं। हम चर्चा करते हैं। तो देखिए दूसरे नंबर पर कि भारत के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी, भारत में पवन ऊर्जा फार्म के विशालतम पेटी तमिलनाडु के भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी तमिलनाडु के नागरकोइल से मुद्रई तक अवस्थित है। तमिलनाडु में
जो शहर है नागरकोइल, नागरकोइल से जो दूसरा शहर है मदुरई तक अवस्थित है। तो देखिए भारत में पवन ऊर्जा फार्म की जो विशालतम जो पेटी है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो नागरकोइल से तमिलनाडु जो राज्य है उसमें नागरकोइल से मदुरई तक अवस्थित है, स्थित है। इसमें देखिए अन्य जो पवन ऊर्जा जो फार्म है, पवन ऊर्जा फार्म, जो अन्य पवन ऊर्जा जो फार्म है वो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तो है ही, तमिलनाडु के अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, ये अन्य जो पवन ऊर्जा जो फार्म है वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल और लक्षद्वीप में है। और लक्षद्वीप में है। इसके बाद में अगर चर्चा करते हैं अपन तो एक बार आपको इसको बता दूं कि जो पवन ऊर्जा है वो पवन चक्कियों के माध्यम से प्राप्त की जाती है। भारत में पवन ऊर्जा की असीम क्या है संभावनाएं हैं। भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम जो पेटी है वो तमिलनाडु में नागरकोइल से लेकर मदुरई जो शहर है वहाँ तक स्थित है। इसके अलावा जो अन्य जो पवन ऊर्जा जो फार्म है वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप में है। तो इसके बाद देखिए जो नंबर 3 है अपना, तीसरे नंबर की अपन चर्चा करते हैं। तो नागरकोइल जो तमिलनाडु में है, नागरकोइल तमिलनाडु, नागरकोइल तमिलनाडु और जैसलमेर तो आप राजस्थान कर लो, राजस्थान, नागरकोइल तमिलनाडु और जैसलमेर राजस्थान में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। नागरकोइल तमिलनाडु और जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए या प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। तो राजस्थान में पवन ऊर्जा के जो भंडार है वो कहाँ स्थित है, जैसलमेर में। और आप जानते हो कि जैसलमेर में धूल भरी आंधियां चलती रहती हैं, सबसे तेज हवाएं चलती हैं, खुला इलाका है, बंजर इलाका है, जहाँ रेत के टीले हैं वो स्थानांतरण होते रहते हैं। तो इसी प्रकार से तमिलनाडु का नागरकोइल जिला और राजस्थान का जैसलमेर जिला पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं।
तो आप एक बार इसको उतार लीजिए। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं जो ऊर्जा का जो तीसरा जो गैर परंपरागत जो स्रोत है बायोगैस। और बायोगैस के बारे में भी आप अच्छी तरह से परिचित हैं कि बायोगैस है जो गोबर से प्राप्त की जाती है। इसके बाद जो ऊर्जा का जो तीसरा जो गैर परंपरागत जो स्रोत है जिसका प्रयोग अभी प्रारंभ होने लगे हैं वो है बायोगैस। बायोगैस तो ऊर्जा का जो तीसरा जो परंपरागत जो स्रोत है गैर परंपरागत जो स्रोत है, देखिए ये हम बात करते हैं नंबर 1 कि भारत में ग्रामीण इलाकों में विशेषकर जो ग्रामीण इलाकों में हम जानते हैं कि भारत एक गांव वाला गांव का क्या है देश है। तो भारत में ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों इसके बाद में अगर चर्चा करते हैं तो झाड़ियों के अलावा कृषि अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपभोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। बायोगैस उत्पन्न की जाती है। अब बात करते हैं कि जो बायोगैस है ये आप सब जानते हो ये गोबर से प्राप्त होती है। जो कचरा वगैरह होता है घरों में जो अपशिष्ट होता है उससे प्राप्त होती है। कि भारत में जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें जो झाड़ियाँ हैं घास फूस है कृषि से जो अपशिष्ट बच जाता है जो कचरा बच जाता है। इसके अलावा पशुओं से गोबर है मलमूत्र है उनका, मानव जनित जो अन्य अपशिष्ट हैं कचरा वगैरह है मलमूत्र है के उपयोग से घरेलू उपभोग हेतु बायोगैस की क्या की जाती है उत्पन्न की जाती है। विशेषकर किसमें ग्रामीण इलाकों में। और देखिए जैविक पदार्थों के अपघटन से गैस उत्पन्न होती है। कि जैविक पदार्थों के अपघटन से जैविक पदार्थों के अपघटन से यह जो गैस है बायोगैस उत्पन्न होती है। क्योंकि सड़ने और गलने से इसके बाद देखिए नंबर 2 है
कि बायोगैस की जो क्षमता होती है, तापीय जो क्षमता होती है बायोगैस की, तापीय क्षमता, बायोगैस की जो तापीय क्षमता होती है वो मिट्टी का तेल, मिट्टी के तेल जिसको हम कैरोसिन बोलते हैं, उपले हैं जिनको हम छाने वगैरह बोलते हैं, उपलों, चारकोल, कि बायोगैस की तापीय जो क्षमता होती है वो मिट्टी के तेल, उपलों और चारकोल की अपेक्षा अधिक होती है, अपेक्षा अधिक होती है, अपेक्षा अधिक होती है। अब देखिए कि जो 30 नंबर पर है बायोगैस संयंत्र, तो यंत्र है बायोगैस बनाने वाले, बायोगैस संयंत्र नगरपालिका, सहकारिता तथा निजी स्तर पर लगाए जाते हैं। बायोगैस संयंत्र नगरपालिका, सहकारिता व निजी का मतलब होता है व्यक्तिगत, निजी स्तर पर लगाए जाते हैं, निजी स्तर पर लगाए जाते हैं। बायोगैस बनाने वाले जो संयंत्र हैं नगर पालिका के द्वारा नगरों में लगाए जाते हैं, सरकार द्वारा भी लगाए जाते हैं और निजी स्तर पर भी लगाए जाते हैं। और देखिए आप एक बार इसको उतार लीजिए कि भारत में ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपभोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है और यह जैविक पदार्थों के अपघटन से क्या होती है, उत्पन्न होती है। बायोगैस की जो तापीय जो क्षमता होती है वो मिट्टी का तेल, उपले, गोबर के होते हैं, चारकोल की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है और विशेषकर ये पर्यावरण के क्या होता है, अनुकूल होता है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं तो बायोगैस जो संयंत्र है वो नगर पालिका, सहकारिता, सरकारी स्तर पर और निजी स्तर पर भी लगाए जाते हैं। इसके बाद देखिए भारत के अंदर जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पशुओं का जो गोबर होता है उसका प्रयोग करने के लिए जो संयंत्र लगाए जाते हैं उनको गोबर गैस प्लांट कहा जाता है। अब कई प्रश्न आता है गोबर गैस प्लांट किसे कहते हैं, कि बायोगैस उत्पन्न करने के लिए, बायोगैस प्राप्त करने के लिए भारत के ग्रामीण इलाकों में गोबर के प्रयोग करने वाले जो संयंत्र होते हैं वो गोबर गैस प्लांट कहा जाते हैं या कहे जाते हैं। तो देखिए तो नंबर जो 4 है इसी में ही जो चौथे नंबर पर है गोबर गैस प्लांट, गोबर गैस प्लांट। जो गोबर गैस प्लांट क्या है कि गोबर, पशुओं का गोबर प्रयोग करने वाले
पशुओं का गोबर, पशुओं का जो गोबर है प्रयोग करने वाले पशुओं का गोबर प्रयोग करने वाले संयंत्र भारत में या भारत के ग्रामीण इलाकों में गोबर गैस प्लांट के नाम से जाने जाते हैं। गोबर गैस प्लांट के नाम से जाने जाते हैं। अब बात आती है गोबर गैस प्लांट क्या है कि पशुओं का जो गोबर का प्रयोग करने वाले जो संयंत्र हैं ग्रामीण भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से जाने जाते हैं और ये किसानों को दो प्रकार से लाभान्वित करते हैं। देखिए ये किसानों को दो प्रकार से लाभान्वित करते हैं। जो गोबर गैस प्लांट है वो किसानों को दो प्रकार से क्या करता है, लाभान्वित करता है। सबसे पहला है कि एक ऊर्जा के रूप में, और दूसरा है इससे एक तो ऊर्जा प्राप्त हो जाती है और जो दूसरा है बायोगैस। अब पशुओं के गोबर का ये देखिए एक तो ऊर्जा के रूप में और दूसरा उन्नत प्रकार के उर्वरक के रूप में। उन्नत प्रकार के उर्वरक के रूप में एक तो इससे ऊर्जा प्राप्त होती है और दूसरा एक उन्नत प्रकार से इससे खाद प्राप्त होता है जो खेतों में क्या होते हैं, काम आते हैं। देखिए इसके बाद में अगर अपन चर्चा करते हैं नंबर 5 पर कि बायोगैस जो बायोगैस है अब तक पशुओं के गोबर का प्रयोग करने में सबसे दक्ष है। बायोगैस अब तक पशुओं के गोबर, बायोगैस जो है वो अब तक पशुओं के गोबर का प्रयोग करने में सबसे दक्ष है। गोबर का प्रयोग करने में सबसे दक्ष है। सबसे दक्ष है। और देखिए जो यह है उर्वरक की गुणवत्ता को बढ़ाता है। उर्वरक की गुणवत्ता को बढ़ाता है। जो खाद की जो गुणवत्ता है, जैविक खाद, उसकी गुणवत्ता को क्या करता है, ये बढ़ाता है।
और उपलों तथा लकड़ी को जलाने से होने वाले वृक्षों के नुकसान को रोकता है। लकड़ी के जलाने से होने वाले वृक्षों के नुकसान को रोकता है। नुकसान को क्या करता है? रोकता है। तो हम बायोगैस की बात कर रहे थे, तो आप एक बार इसको उतार लीजिए। तो ग्रामीण इलाकों में जो झाड़ियाँ हैं, कृषि अपशिष्ट हैं, पशुओं और मानव जनित अपशिष्टों के उपयोग से घरेलू उपयोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है, जो जैविक पदार्थों के अपघटन से क्या होती है? प्राप्त होती है। नंबर 2 मैंने बताया आपको कि जो बायोगैस है, इसकी तापीय जो सह क्षमता होती है वो मिट्टी का तेल है, चारकोल है, और जो उपले वगैरह होते हैं इनसे क्या होती है? अधिक होती है। जो बायोगैस जो संयंत्र है वो नगरों में नगर पालिकाओं के द्वारा, सहकारिता के द्वारा और निजी हित में भी या निजी स्तर पर भी लगाए जाते हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किसान हैं जो गोबर का प्रयोग करके जो संयंत्र बनाते हैं उन्हें गोबर गैस प्लांट के नाम से जाना जाता है, जो 2 प्रकार से किसानों को लाभ पहुंचाते हैं। एक, इनसे ऊर्जा प्राप्त होती है, और दूसरा उन्नत प्रकार का उर्वरक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और बायोगैस अब तक पशुओं के गोबर का प्रयोग करने में सबसे क्या है? दक्ष है। इसका एक फायदा है, इससे उर्वरक की जो गुणवत्ता है वो बढ़ती है। और दूसरा, हम जो बायोगैस की अपेक्षा हम जो लकड़ी है, उपले हैं, इनको क्या करते हैं? हम जलाते हैं ईंधन के रूप में, उसकी जगह बायोगैस का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो जो लकड़ी का जो ईंधन है जलाने के लिए, जब हम वृक्षों को क्या करते हैं? काटते हैं, तो ये वृक्षों के होने वाले नुकसान को क्या करती है? रोकती है। इसके बाद में देखिए, जो ऊर्जा का जो अगला जो गैर परंपरागत जो स्रोत है उसमें हम पढ़ते हैं ज्वारीय ऊर्जा के बारे में। तो आप एक बार इसको उतार लीजिए, फिर ज्वारीय ऊर्जा के बारे में पढ़ाएंगे। उतार रहे हो इसको। इसके बाद जो है ज्वारीय ऊर्जा के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो जो ऊर्जा का जो चौथा जो गैर परंपरागत जो स्रोत है वो है ज्वारीय ऊर्जा। तो देखिए, महासागरों, समुद्रों में जो ज्वार और भाटे आते हैं उनसे ये ऊर्जा क्या की जाती है? प्राप्त की जाती है। तो देखिए, इसमें क्या किया जा सकता है कि सबसे पहले महासागरीय तरंगों का प्रयोग। देखिए कि महासागरीय तरंगों का प्रयोग महासागरीय जो तरंगें होती हैं का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए
किया जा सकता है। देखिए, ये जो ज्वारीय ऊर्जा है वो समुद्रों में आने वाले जो ज्वार और भाटा होता है उससे प्राप्त होती है। तो महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। इसमें क्या किया जाता है कि सबसे पहले देखिए कि जो सक्रिय जो खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वार बनाकर बांध बनाए जाते हैं। देखिए, सर्वप्रथम जो सकड़ी, जिसको अपन अपनी भाषा में सकड़ी बोल देते हैं, सकड़ी खाड़ी के आर पार सकड़ी खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वार बनाकर बांध बनाए जाते हैं। देखिए, तो सबसे पहले सकड़ी खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वार बनाकर बांध बनाए जाते हैं। जब समुद्रों के अंदर उच्च ज्वार में इस सकड़ी खाड़ी नुमा प्रवेश द्वार से पानी भीतर भर जाता है। उच्च ज्वार के समय जब समुद्रों में उच्च ज्वार आता है तो उच्च ज्वार के समय इस सकड़ी खाड़ी नुमा प्रवेश द्वार से इस सकड़ी खाड़ी प्रवेश द्वार से पानी भीतर भर जाता है और द्वार बंद होने पर बांध में ही रह जाता है। द्वार बंद होने पर बांध में ही रह जाता है। द्वार बंद होने पर बांध में ही रह जाता है। बाढ़ द्वार के बाहर ज्वार उतरने पर बाढ़ द्वार के बाहर ज्वार उतरने पर बांध के पानी को इसी रास्ते पाइप द्वारा समुद्र की तरफ बहाया जाता है। बाढ़ द्वार के बाहर ज्वार उतारने पर पानी को इसी रास्ते पाइप द्वारा समुद्र की तरफ बहाया जाता है। और इसे ऊर्जा उत्पादक टरबाइन की ओर ले जाता है, जो इसे ऊर्जा उत्पादक टरबाइन की ओर
जो इसे ऊर्जा उत्पादक जो टरबाइन होते हैं की ओर ले जाता है। बात आती है, देखिए कि ज्वारीय ऊर्जा, जब समुद्रों में जो ज्वार और भाटे आते हैं, आप जानते हैं कि जो समुद्र होते हैं, जब समुद्रों में जब तरंगे आती हैं तो समुद्रों का पानी बाहर की तरफ जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है। तो महासागर में जो तरंग आती है, लहर आती है, तो उनका प्रयोग विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है कि एक सकड़ी खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वार बनाकर बांध बनाए जाते हैं। तो इसमें क्या कर दिया जाता है, बांध बना दिया जाता है, आर पार बना दिया, जहां तक है वहां तक। अब क्या करेंगे, उच्च ज्वार, जब समुद्रों में ज्वार आएगा तो ये पानी कहाँ जाएगा, यहां तक अंदर की तरफ जाएगा। उच्च ज्वार के समय इस सकड़ी खाड़ी के प्रवेश द्वार से पानी भीतर भर जाता है और द्वार बंद होने पर बांध के अंदर ही रह जाता है। फिर ये द्वार क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, तो पानी अंदर की तरफ रह जाता है। अब बाढ़ द्वार के बाहर ज्वार उतारने पर, जब ज्वार उतर जाता है तो इसी पानी को इसी रास्ते पाइप द्वारा, इस पानी को इसी रास्ते पाइप द्वारा समुद्र की तरफ क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। तो पानी स्पीड से जाएगा कि नहीं जाएगा, और इससे जो ऊर्जा उत्पादक टरबाइन की ओर ले आया जाता है। तो ऊर्जा उत्पादक जो टरबाइन होते हैं ये इस प्रकार से पंक्ति वाले, जब ये पानी इस पर घूमेगा तो ये घूमने के साथ इससे क्या प्राप्त होगी, ऊर्जा प्राप्त होगी। तो ये होती है ज्वारीय ऊर्जा। अब देखिए कि भारत में जो ज्वारीय ऊर्जा जो संयंत्र है, ज्वारीय ऊर्जा कहाँ कहाँ उत्पादित की जाती है, कि कहाँ कहाँ ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो आप एक बार इसको उतार लीजिए। इसके बाद में जो भारत के अंदर जो ज्वारीय ऊर्जा है, ये कहाँ कहाँ पर, कौन कौन से क्षेत्रों में ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दशाएं उपस्थित हैं। एक बार आप बता दो उसको। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो भारत है, भारत में ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दशाएं कहाँ कहाँ उपस्थित हैं। तो आपने एक बार जल्दी उतार लो इसको, फिर आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए अब अपना प्रश्न बनता है यहाँ से, अब यहाँ से प्रश्न बनता है अपना कि भारत में ज्वारीय तरंगों द्वारा भारत में ज्वार तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दशाएं सिचुएशन स्थिति बोलते हैं, कहाँ अवस्थित हैं या उपस्थित हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं अपन कि भारत में ज्वार तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की जो आदर्श जो परिस्थितियां हैं वो कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो जो हमारा आंसर है
तो ये हो जाएगा, देखिए कि भारत में खंपात की खाड़ी, आप मानचित्र में बताना ये कहाँ पर है। भारत में खंपात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी गुजरात में, भारत में खंपात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, पश्चिमी तट, पश्चिमी तट। इसके अलावा अगर हम चर्चा करते हैं, ये गुजरात में है, गुजरात का पश्चिमी तट कहाँ पर, गुजरात में, और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा, बंगाल में सुंदरवन डेल्टा, पश्चिम बंगाल के अंदर आ गया सुंदरवन डेल्टा। आदि क्षेत्रों में ज्वार तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादित की जाती है। तो देखिए प्रश्न आता है कि भारत में ज्वार तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की जो आदर्श दशाएं हैं वो कहाँ कहाँ स्थित हैं। तो भारत में देखिए खंपात की खाड़ी, आप मानचित्र में बताना, खंपात की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है, पश्चिमी तट गुजरात का जो क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा क्या है, डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। आदि क्षेत्रों में ज्वार तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादित की जाती है। इसके बाद में देखिए इसी पाठ से आपका थोड़ा सा टॉपिक और रह गया, इसमें बच गई आपकी जो भूतापीय ऊर्जा है वो बच गई, और फिर इसके बाद में ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार किया जाता है, ये दो चीज़ें बच गई जो आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। वीडियो में टाइमिंग ज़्यादा हो रही है, तो अगले वीडियो के अंदर आपको ऊर्जा की जो गैर परंपरा का स्रोत है, इसमें जो लास्ट वाला है जो आपकी भूतापीय ऊर्जा है जो भूमि के अंदर से प्राप्त की जाती है, और इसके साथ में ही ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार किया जाना चाहिए ये आपको पढ़ाया जाएगा। आप एक बार इसको कर लीजिए, जल्दी करो, टेबल उतारो इसको। इसके बाद जो ये वीडियो बच्चे कम देख रहे हैं, चक्कर क्या है, जो पढ़ाया जाता है उसको रेगुलर आप उतारा भी करो और पढ़ा भी करो, फिर आपके ऊपर भार ज़्यादा हो जाएगा। वीडियो नहीं देखोगे तो आपके ऊपर भार ज़्यादा हो जाएगा, प्रेशर पड़ेगा, फिर क्या मतलब है। तो सभी बच्चे वीडियो को रेगुलर देखें और नियमितता बनाए रखें। धन्यवाद।